तो दिस इज अवर थर्ड क्लास और इसमें हम थर्ड एफरिज्म की बात करेंगे आज। जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्लास मिस करी है, सेकंड क्लास का वीडियो मैंने डाल दिया है। फर्स्ट क्लास अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं मिल पाएगी क्योंकि फर्स्ट क्लास का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो जो भी है इसी में काम चलाना पड़ेगा। वीडियो शो हो रहा है मेरा ना? यस सर। ठीक है, तो आज बात करेंगे एफरिज्म 3 की, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एफरिज्म 3। अभी ये बताइए कितने लोगों ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एफरिज्म 3 पढ़ा है? कितने लोगों ने इसे पढ़ा है? और क्या इसके बारे में अभी तक जानते आए हैं वो बताइए थोड़ा सा। क्लास है ना, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। सर एफोरिज्म थर्ड के अकॉर्डिंग मतलब डिसीज, डॉक्टर को डिसीज का नॉलेज होना चाहिए और मेडिसिन में क्या पावर है, क्या क्योर करना है उस पेशेंट में, और मेडिसिन में कितनी क्योर करने की पावर है, उस चीज की जानकारी पूरी होनी चाहिए। इतना सर पता है। बिल्कुल ठीक। और कोई ऐड करना चाहेगा इस बात में? सर 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 जी ने नॉलेज। उसमें चॉइस ऑफ मेडिसिन भी बताया है कि आपको मेडिसिन की चॉइस कैसे करना है। चॉइस ऑफ मेडिसिन, रेमेडी। मेडिसिन बताया। क्या पूछ रहे हैं बॉस ठीक आप? है, मैं पूछ रहा हूं एफरिज्म 3 में जो अभी बात कही डॉक्टर संदीप, डॉक्टर सुभाष ने, उसके आगे कुछ जोड़ना चाहेंगे? एफरिज्म ओके। 3 में और क्या बताया है? सर एफोरिज्म 3 में डॉक्टर हैनेमन ने जो फिजिशियन की क्वालिटीज बताई हैं कि नॉलेज ऑफ डिसीज होना चाहिए, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द पेशेंट, नॉलेज ऑफ डिसीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर्स एंड नॉलेज ऑफ डोजेस। वेरी गुड। और उसमें ये नॉलेज भी ऑफ बताया गया डिजीज। कि फिजिशियन को साउंड सेंसेस वाला होना चाहिए। मतलब जब पेशेंट बता रहा हो अपनी प्रॉब्लम, तो उसको मतलब अपनी उसकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। गलत बता रहे हैं, ठीक है। और फिर ठीक है, उसको जो सब लोग अटेंडेंट साथ में एग्री हो करते हैं वो यही है जो है। एफरिज्म 3? ठीक है, और तो सब लोग फिजिशियन की एग्री करते हैं कि यही है एफरिज्म 3? हाँ, और प्रिया क्या बता रही है? कि फिजिशियन को किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए, उस डिजीज के बारे में पता ठीक। होनी चाहिए कि वो डिजीज मतलब किस ऑर्गन में किस तरह से एक्ट कर रही है। मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी मेडिसिन किस तरह से एक्ट कर रही है, और उसकी प्रॉपर डोज के बारे में पता होना चाहिए, और उसका कितने टाइम बाद उस डोज का रिपीटिशन करना है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फिजिशियन को। और फिजिशियन को हर केस एक इंडिविजुअलाइज केस के तरह लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है आज की क्लास की? फिर तो सब पता ही है तुम्हें। चलो, अब ढूंढते हैं कुछ और एस्पेक्ट या कुछ और डेप्थ या कुछ और इसके अंदर प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ एफरिज्म 3। ठीक है, आप लोगों ने रेखा खींच दी है, बाउंड्री लाइन बना दी है, ऑलमोस्ट यही है। लेकिन इसके अंदर हमें और इनड्वेल करना है, और अंदर जाना है, भीतर जाना है, इसकी परत हटा करके देखनी है वाकई में क्या ये कहता है एफरिज्म 3।
तो एफरिज्म 3 क्या कहता है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स, मैंने इसको थोड़ा सा रंग दिया है ना, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो वो कीवर्ड्स हैं अलग अलग, उसको मैं अभी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, that is to say in every individual case of disease, knowledge of disease indication, if he clearly perceives what is curative in the medicines, that is to say in each individual medicine, knowledge of medicine power, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles what is curative in the medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that recovery must ensue, to adapt it as well as in respect of suitability of medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of the remedy, the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, proper dose, and the proper period of repeating the dose. If finally he knows the obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them so that restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is the true practitioner of healing art. तो इतना लंबा चौड़ा वो उन्होंने कहानी बना दी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं। इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज। अब पहला सवाल मेरा ये है, फिजिशियन को हमने कल समझ लिया था ना? जी सर। अब हम समझेंगे यहां पे परसीव्स क्यों लिखा है, परसीव्स क्यों लिखा है। What do you mean by perceive? परसीव करना मीन्स होता है केवल उसके कहे हुए शब्दों पे ध्यान नहीं देना, उसके जो हाव भाव हैं उन सबको भी समझना परसीव होता है कि वो सही कह रहा है। जैसे वो बता रहा है कि वेरी बहुत गुड। पेन हो रहा है, तो वो ऐसा पेन केवल कहने से पेन हो रहा है या वाकई में उसको पेन फील हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। परसीव्स मीन्स टू लुक एट विद अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग यानी समझते हुए देखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप लेक्चर भी अपने कॉलेज में देखते हैं, ठीक है, और मूवी भी आप मूवी हॉल में देखते हैं। अभी मैं आपसे आज से कम 10 साल पुरानी मूवी जो आपने देखी हो उसके बारे में पूछूंगा, तो आप कम से कम 10 पॉइंट उसके गिना देंगे मुझे, कम से कम 10 पॉइंट, और एक आध सीन हो सकता है कि बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज से 10 साल पहले जो भी लेक्चर आपने किया हो किसी टीचर का, उसका पूछूंगा तो शायद आप 10 पॉइंट ना गिना पाए। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. बिकॉज आपने उन्हें सुना या आपने उन्हें देखा, लेकिन आपने सुनते हुए समझते हुए नहीं देखा जैसे कि आपने मूवी में देखा। दैट इज कॉल्ड द परसीव, ठीक है। तो अगर फिजिशियन क्लियरली परसीव करता है, क्या करता है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। अब सवाल ये उठता है, क्या ये स्पेलिंग मिस्टेक है, टेंस मिस्टेक है जो क्योर्ड इन डिजीज लिखा है? डिजीजेस के अंदर क्या क्योर्ड होना चाहिए? क्योर्ड, व्हाट इज टू बी क्योर्ड, मतलब कौन क्योर्ड से इन डिजीज डिजीज। के कॉमन सिम्टम है और कौन से अनकॉमन सिम्टम है डिजीज के। नहीं, ईडी लगा है, मेरा कहने का मतलब पास्ट टेंस में जा रहा है। क्या आपको इन डिजीजेस में ठीक करना चाहिए था?
ठीक है ना? दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। अब देखो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, इंडिविजुअल भी आ गया, क्योर्ड भी आ गया, डिजीज भी आ गया। अभी दो दिन पहले हमने पढ़ा था सिकनेस तो कुछ होता ही नहीं है, डिजीज तो कुछ होती नहीं, डिजीज पर्सन होता है, पढ़ा था? यस और नो? यस। भाई सिम्टम जितने आ रहे वो तो एंड प्रोडक्ट है ना, यही तो पढ़ा था। तो हमें सिक देखना है, तो फिर हम नॉलेज ऑफ डिजीज क्यों लेंगे, क्यों देखेंगे डिजीज को यहां पर? क्या लेंगे आप? क्यों कह रहे हैं वो क्या लेना है? कि नॉलेज ऑफ, देखिए जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, है ना? आप सिर्फ माइक को तभी खोलें जब आपको आंसर करना हो। दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज। अब यहां पर हम डिजीज को क्यों ले रहे हैं, जबकि हम एक बार डिजीज को बात ही नहीं कर रहे थे कि डिजीज कुछ है। अब यहां डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, फिजिशियन जिसको एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, पैथोलॉजी की नॉलेज होती है वही फिजिशियन कहलाता है, जिसको इन डेप्थ नॉलेज है इस चीज की। तो अब जब आप एज अ फिजिशियन उसको परसीव कर रहे हैं तो आपको हर इंडिविजुअल केस के अंदर इंडिविजुअलिटी बनाते हुए आपको यह देखना है कि ठीक क्या करना है। अभी आपको थोड़ा और समझ में आएगा, मैं एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, जिसको रिकरेंट स्टोन हो रहे हैं, रिकरेंट स्टोन हो रहे हैं, रीनल स्टोन, ठीक है। अब मुझे बताओ उसके अंदर हमें क्या ठीक करना है? व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज? टेंडेंसी। काहे की टेंडेंसी ठीक करनी है? क्या टेंडेंसी ठीक करनी है? बता रहे हो, सही बता रहे हो, लेकिन क्या टेंडेंसी ठीक करनी है? तो लोग कार्बन डिपोजिशन की टेंडेंसी। जैसे नॉर्मल से है ना फिजिकल पे शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो काम कराना तो आपका 150 महीना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आवाज बेटा थोड़ा कम है, थोड़ा सा तेज बोलो। हमने कोई नहीं कोई सा मतलब कल मैं इनको डाउनलोड करके उनको भेजता हूँ, उसका या तो आप गुड इवनिंग सर। सर इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि वो रीनल स्टोन जो है वो किस चीज का स्टोन है। अगर वो कैल्शियम का है तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में क्या दिक्कत आ रही है, वेदर इट इज ड्यू टू पैराथायरॉयड हार्मोन या कैल्शियम में कोई दिक्कत और आ रही है, वो हमें चेकआउट करना। राइट। अब उसके भी पीछे जाओ। अगर कैल्शियम में मान लो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हो रही है तो वो क्यों हो रहा है? पैराथायरॉयड का एडिनोमा है या विटामिन डी की वजह से भी दिक्कत आ रही है उसके मेटाबॉलिज्म में। चलो हम एडिनोमा पकड़ लेते हैं। एडिनोमा क्यों बना उसके अंदर? बताओ। देखो मैंने यही बोला ना कि आपको उसके पीछे देखना है कि क्या ठीक करना है। पहली चीज तो देखिए, इतना यूजुअली एडिनोमा लेके जो आएगा वो एडिनोमा ठीक कराएगा, वो स्टोन की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि एडिनोमा उसके लिए ज्यादा खतरनाक है, उसको ज्यादा डर उसी से लगेगा, स्टोन से कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। अब लेकिन अगर एडिनोमा बन रहा है, उसके अंदर कैल्शियम चैनल डिस्टर्ब्स हैं, उसके अंदर यूरिक एसिड डायथिसिस ज्यादा है, ऑक्सलेट आयंस ज्यादा आ रहे हैं, या जो भी है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें ठीक क्या करना है।
बेसिकली हमें उसकी कंडीशन ठीक करनी होती है. व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज? इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज. उसके अंदर ये सिम्टम प्रोड्यूस क्यों हुए, ये स्टेजेस क्यों आई, किन कारणों से ये स्टेजेस आई, उन कंडीशंस को ठीक करना होता है. अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो और डेप्थ में समझ में आएगा कि वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं. विच इज ड्यू टू मियाजम्स. ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, फिर बात समझ में आएंगी धीरे धीरे. इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर. अब यहां पे आती है मेडिसिनल पावर की नॉलेज. अगर उसको पता है कि मेरी मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है. अच्छा, हम जो मॉर्निंग पिल्स पढ़ते हैं, कितने लोग उसको रेगुलरली वॉच करते हैं? जी सिनोप्टिक सर, की का सभी जो मैं बात पढ़ाता हूँ, करते हैं ना वॉच. प्लीज प्लीज ऑफ कर लें माइक जिनके भी ऑन है. जिसका भी माइक ऑन है भैया ऑफ कर लो यार, डिस्टरबेंस होता है ना. चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे क्यूरेटिव. मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है, ये कैसे पता चलेगा मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है? तो जैसे हम उसमें पढ़ाते हैं ना कि ये मेडिसिन का रोल क्या है, कहां कहां एक्शन है, वो उसकी स्टेजेस के हिसाब से पढ़ते हैं हम. जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन है, ठीक है, या ब्रेन में एक्शन है, या ग्लैंड्स पे एक्शन है. अब एडिनोमा ऑफ हाइपरथायरॉयड ग्लैंड, तो हाइपरथायरॉयड पे एक्शन होना चाहिए, वही मेडिसिन काम करेगी. अब कौन सी स्टेज पे चल रही है उसको लेंगे. ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए क्या हमारी मेडिसिन क्यूरेटिव है इस चीज के लिए कि नहीं है. ये कहां से पता चलेगा? थ्रू अवर मैट्रेमेडिका. स्पेशली जो हमारी ऐसी मैट्रेमेडिकास हैं जिसमें प्रॉपर हर चीज सेंसेशन वगैरह सब लिखा है, जैसे मैट्रेमेडिका प्यूरा. ठीक है, आगे चलें. इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल. अब ये छोटी सी लाइन है, हाउ टू अडेप्ट, इसका मतलब बता दे कोई. हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स. बताइए. कोई कोशिश करिए. हाउ टू अडेप्ट. चलिए कोई बात नहीं. सर इसमें हाउ समझ, टू अडेप्ट में हाँ जो बताइए हैनिबल बताइए. सर ने प्रिंसिपल्स दिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक सिंपल, सिंगल, सिमिलिमम, वो प्रिंसिपल्स को हमें अडेप्ट करके फिर प्रिस्क्राइब करना. ठीक है, टेबलेट रेडी हो, चूस के खानी थी उसको. थोड़ा इसमें और अडेप्टेशन समझ में आएगा धीरे धीरे करके. अडेप्टेशन का मतलब बहुत डेप्थ है. सिंगल, सिंपल, जो 7 कार्डिनल रूल है वो तो हमारे डिफाइंड प्रिंसिपल है ही है, लेकिन उनके हिसाब से हमें कैसे अडेप्ट करना है वो अभी समझ में आएगा. अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे. अभी रोक दो, तो अभी जो मैंने लिखे चलिए, ना वो व्हाट इज क्यूरेटिव इन द मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड. एक एक लाए हो. जो हमने पाया अनडाउटली मॉर्बिड इन द पेशेंट. ये हमने कहां पाया? ये हमने पाया इन द केस, सॉरी, इन ड्रग प्रूविंग. जब हमने ड्रग प्रूविंग किया था तो हमने जो मॉर्बिड सिम्टम्स आ रहे थे पेशेंट के अंदर वो हमने नोट डाउन किए थे. तो ये उसका क्यूरेटिव मेडिसिन एक्शन था. जो कर सकता है वही बचा सकता है. लगाना है. बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है माइक ऑन की वजह से. वहाँ पर अच्छी जितेंद्र, हेलो जितेंद्र, जी सर. जितेंद्र, ये अपना माइक ऑफ कर लो, म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो.
जी नीचे माइक का बटन बना होगा, उसे म्यूट दबा दो। हाँ बस, आपके पास से डिस्टरबेंस आ रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब तो नहीं आ रहा ना? चलिए, सो दैट, हाँ, so that the recovery must ensue if he knows obstacle to recovery in each case। हर केस में हमें ऑब्स्टेकल टू रिकवरी भी पता होना चाहिए। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे, क्या हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्या हमें ठीक नहीं होने देगा। किसी व्यक्ति को कोल्ड से दिक्कतें बढ़ती हैं या सीलन से दिक्कतें बढ़ती हैं, अब उसका घर ही सीलन वाला है, क्या कर लोगे? ऑब्स्टेकल टू रिकवरी है ना? है कि नहीं है, बताइए। जी सर। अब आप समझिए कि अगर किसी का घर ही सीलन वाला है तो बेचारा कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसीलिए पहले की पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कहते थे इनकी हवा पानी चेंज करने की जरूरत है, दवा के साथ साथ कहते थे। हवा पानी चेंज करने का मतलब जरूर वहां पर कोई ऑब्स्टेकल टू रिकवरी है, या तो पानी में या हवा में, यानी कि जहां जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है। दीज आर ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। ऐसा सुना है कि नहीं, आपने सुना है? जी बॉस। हाँ, पुरानी और कई में होता देखा है है कि ऐसा, एक पेशेंट के साथ हुआ हाँ था ऐसा। हाँ, एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम। अब देखो ये बात आ गई ना, आपके अंदर ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हम इसको कैसे रिमूव कर दें, सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट। ताकि रिस्टोरेशन जो है, जो आप उसके अंदर लाना चाह रहे हैं, वो परमानेंट हो जाए, टेम्परेरी ना रहे। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशली एंड रैशनली, एंड ही इज द ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। तब वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कहलाएगा। तब उसको प्रॉपरली, जुडिशली, रैशनली इस चीज को ठीक करना आएगा। ठीक है, अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? पहला है क्लियर परसेप्शन ऑफ डिजीज। इंडिविजुअल डायग्नोसिस होनी चाहिए हमारी। ठीक है, इनके छोटे छोटे नोट्स बना लो ऐसे ही, ताकि समझ में भी आए। क्लियर परसेप्शन ऑफ डिजीज, हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल डायग्नोसिस। एक होती है कम्युनिकेटिव डायग्नोसिस, जो हम लोग बनाते हैं ना, ज्यादातर डॉक्टर्स बनाते हैं, जैसे रीनल स्टोन इस कम्युनिकेटिव डायग्नोसिस, कैसे और रीनल कैलकुलस है। लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड डायग्नोसिस क्या है उसके अंदर? इंडिविजुअलाइज्ड डायग्नोसिस क्या होगी उसकी, रीनल स्टोन की? कि उसके अंदर साइकोसिस है, और साइकोसिस भी स्पेशली प्रेसिपिटेटिंग। ये साइकोसिस के टाइप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मियाजम में जी सर। साइकोसिस के टाइप पढ़े हैं आपने? एट्रोफी हाइपरट्रोफी बॉस। हैं? नहीं, टाइप कौन से, जो एट्रोफी हाइपरट्रोफी ये सब वगैरह? यस, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, प्रेसिपिटेटिंग, कम होना, बढ़ना, जुड़ना, ठीक है, और एक्यूमुलेटिंग, ये सब जो है इसके टाइप्स हैं। तो ये इसकी इंडिविजुअलाइज्ड डायग्नोसिस हुई। फिर उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एनामनेसिस बनाएंगे। एनामनेसिस कहां बनेगी? जब हम क्लियरली परसेप्शन ऑफ मेडिसिन करेंगे, प्रूव एंड रेमेडी विद देयर इफेक्ट्स, तब एनामनेसिस बनेगी। मैचिंग द रेमेडी टू द डिजीज स्टेट। देखो जो मैं बात कर रहा था ना, डिजीज स्टेट, स्टेट ऑफ द डिजीज, स्किलफुल एडेप्टेशन, एग्जैक्टली क्या हमें करना है। अब कल के एग्जांपल से बताता हूं आपको, अब और समझ में आएगा एडेप्टेशन
डॉक्टर अरुण कुमार, आप ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे आप बता रहे थे ना, आप आंसर कर रहे थे, इसलिए आपको मैं एड्रेस कर रहा हूं कि आप देखिए, कल का केस अगर आपने देखा हो, उसमें ऐसे केस में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं भाई, रेमेडी प्रिस्क्राइब किया, उसको दे दिया, या तो उसको ज्यादा से ज्यादा टंग डोज दे देंगे, या हम लोग पुड़िया बना के खिला देंगे, पानी में डाल के खिला देंगे, यही तो करेंगे। लेकिन उसमें मैंने क्या किया, उसको ओल्फैक्शन दिया। दिस इज स्किलफुल एडेप्टेशन। मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए था, सामने वाले को आराम दिलाने के लिए, सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए, जो हमने कल पढ़ा था ना कि आपका आइडियल क्योर कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय। आपके पेशेंट को आपके ऊपर फेथ हो जाए, मोस्ट रिलायबल फेथ हो जाए। तो उस फेथ को जागृत करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है, बट विद और अंडर द लाइट ऑफ योर फिक्स्ड प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड स्किलफुल एडेप्टेशन। डॉक्टर साहब समझे? अरुण जी? हाँ सर, हाँ समझिए। हाँ, दिस इज कॉल्ड स्किलफुल एडेप्टेशन, है ना। मतलब आपने कहा बिल्कुल सही बात है, बस मैं उसको इन डेप्थ समझा रहा हूं थोड़ा सा, है ना भाई, इसीलिए क्लास है, वरना समझ तो सभी रहे हैं कि थर्ड एफरिज्म में क्या दिया डॉक्टर एनीमैन ने, है ना। चलिए, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल, जो अभी एक बात करी हमने, हवा पानी के चेंज, एड्रेसिंग लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट फैक्टर, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ शुड बी परमानेंट नॉट टेम्परेरी लीव। तो ये क्वाड्रिपल नहीं, क्वाड्रिपल तो 4 हो जाएगा, क्वांटिपल, इसको कहते हैं पंजा। ये नॉलेज, पंजा ऑफ द नॉलेज इस एफरिज्म में दिया है, नॉलेज का पंजा। ये 5 नॉलेज होनी चाहिए, क्विंटपल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। क्या? नॉलेज ऑफ डिजीज, सिम्टम अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज ऑफ डिजीज के साथ में मैंने डाल दिया सिम्टम अंडरस्टैंडिंग। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा, और ओब्लिक आप इसको लिख सकते हैं पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। और पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। जब आप फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ते हैं, तब पैथोलॉजी को प्रॉपरली जानते हैं, तब सिम्टम अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है, तब नॉलेज ऑफ डिजीज हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे हमें नॉलेज ऑफ डिजीज तक पहुंचना है? एक एक डिजीज पढ़ने से नहीं आएगी, हमें धीरे 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 उधेड़ते हुए चलना है। फिर नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मैट्रेमेडिका एंड प्रूविंग्स। मैट्रेमेडिका, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रेमेडिका है अपने पास, साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, मेंटल अप्रोच, इमोशनल अप्रोच, delusional approach, sensational approach and physical approach as well as pathological approach। ये सारी अप्रोचेस के साथ हमने मैट्रेमेडिका पढ़ी एंड मैट्रेमेडिका प्यूरा पढ़ी। मैट्रेमेडिका प्यूरा इज द बेस फॉर नॉलेज ऑफ मेडिसिन, क्योंकि उसमें कैसे उसके अंदर ये डेवलप हो रहा था, ये सारी चीजें, ये सारे स्टेजेस दिखे हैं। यहीं से हम उसको छांटेंगे, एनालिसिस करेंगे। देन नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी, योर डोजेस एंड पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। पोसोलॉजी में ही डालूंगा, क्योंकि पोसोलॉजी में हम लिनीमेंट सीखते हैं, ऑइंटमेंट सीखते हैं बनाना। पोसोलॉजी में ही हम वेपर सीखते हैं, पोसोलॉजी में ही हम सक्शन सीखते हैं, ट्राइचुरेशन सीखते हैं। तो पाउडर भी उसी में बनाना सीखोगे, लिक्विड भी बनाना सीखोगे, गैसेस भी बनाना उसी में सीखोगे, और ऑइंटमेंट भी बनाना उसी सीखोगे। तो कब किसका यूज करना है, साम दाम दंड भेद, किन चीजों को कहां यूज करना है, हमें तीर से मार देना है कि पत्थर से मार देना है, कि बंदूक चलानी है, कि S-400 चलाना है। तो ये दिस इज नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी, डोजेस, पावर्स
एंड एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड फोर्थ नॉलेज इज नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर अरुण, कि थेरेपेटिक मैचिंग एज वेल एज सिमिलबस क्यूरेंटर एंड आवर 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। अगेन आगे आएंगे आगे की स्लाइड में। एंड फिफ्थ इज नॉलेज ऑफ मियाज्म, योर कॉजेस, मोस्टली एलिमेंट फॉर्म, आगे के एफरिज्म में हम पढ़ेंगे, मोस्टली एलिमेंट फॉर्म इन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक मियाज्म in chronic disease, obstacle to cures due to environment or lifestyle. These 5 knowledges are foremost important for any physician to practice rational, judicially healing art of homeopathy. ठीक है। तो फिजिशियन रोल क्या हो गया? फिजिशियन का रोल हो गया अगेन 5 रोल। पहला, इन्वेस्टिगेट करो, ऐसे इन्वेस्टिगेट करना है जैसे एक इन्वेस्टिगेटर करता है। नो द केस इन इट्स होल टोटलिटी। कैसे? कहां से आया होगा, कब से आया? उसने कहा कि सिर दर्द होता है, कब से होता है? 2 महीने से। 2 महीने पहले बिल्कुल ठीक थे क्या? हाँ। अच्छा, 2 महीने पहले क्या क्या सिचुएशंस थी घर की, आप क्या करते थे? पूरा पीछे चलते जा रहे हैं हम, ठीक है। पता चला कि 2 महीने पहले इसका किसी से झगड़ा हुआ और वो बात इसके दिमाग में बैठी है, उसको आंसर नहीं कर पाया। अगर किसी को आंसर नहीं कर पाए, अब उसके बाद तुरंत हमने पूछा, अच्छा आप उस टाइम पे उसको आंसर नहीं कर पाए थे, आपको चुप रहना पड़ा था, क्या उस टाइम पे आपको दुख आया था, गुस्सा आया था, या आपको लग रहा था कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हो गया? क्या फीलिंग्स थी आपकी? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना हम लोग। तो अगले ने कहा नहीं नहीं साहब, गुस्सा आया था। आपको समझ में आया कि गुस्सा इज द इमोशन ऑफ दैट पर्सन एट दैट टाइम विच इज सप्रेस्ड एट दैट टाइम। तो माइट बी एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन। आपने हेडेक लगाया, उसका लोकेशन लगाया, सेंसेशन लगाया, किस तरह का पेन है, मोडेलिटीज लगाई। अच्छा, 4 से 8 बढ़ता है, ठीक, शाम के टाइम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पानी कैसा पीते हैं? कम पीते हैं। लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी एंड कंकमिटेंट। और साथ में क्या होता है? अरे कभी कभी गैस बनने लगती है। अभी आप पहुंच रहे हैं रेमेडी तक, बताइए क्या रेमेडी तक पहुंच गए? लाइकोपोडियम। वेरी गुड। रेमेडी, प्रॉपर्टीज एंड प्रूविंग्स, यहीं से अंडरस्टैंड किया ना आपने, क्योंकि आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता थी, उसकी प्रूविंग पता थी। आपने अलाइन किया डिजीज को विद सुटेबल मेडिसिन और गाइड हुआ। किससे गाइड हुआ? आपको गाइड करना है उसे। अब आगे से ऐसा मत करना, क्या ना करना, ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में, भूल जाओ। जितना सोचोगे वो डिजीज बढ़ेगी। उसको पता ही नहीं है मेरी डिजीज इसकी वजह से है। जब आप बताना शुरू करोगे तो माइंड के अंदर फैक्ट घुसेगा, फैक्ट घुसेगा तो उसके ब्रेन के हिसाब, उस फैक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करेगा। जब भी दोबारा आएगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब ने मना किया। दैट इज ऑब्स्टेकल टू क्योर को आपने रिमूव किया, गाइड किया ना उसे। अब जो आप लाइकोपोडियम दोगे उसे अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी, कि मुझे क्या 30 में देनी है, 200 में देनी है, 1M में देनी है, 10M में देनी है, क्या देनी है। अब जो आप दोगे ना उसे, वो उसको इंश्योर करेगी परमानेंट रिस्टोरेशन, नॉट सप्रेशन। ठीक है ना? दिस इज द फिजिशियंस रोल। 5 रोल: इन्वेस्टिगेट, अंडरस्टैंड, मैच, गाइड एंड हील।
अब आइए मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ एफरिज्म 3। आज की डेट में क्या रेलेवेंस है एफरिज्म 3 का? एंडोलाइज मेडिसिन विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ पैथोलॉजीज नीडेड, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। अगर इस बंदे को स्टोन पड़ रहा है तो निश्चित रूप से इसकी किडनी कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन में चली गई है। मतलब जो चीज छान के फेंकनी चाहिए उसे छान के रोक रही है, पहली चीज। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कलेक्शन हैबिट आ गई, रिटेंशन हैबिट आ गई। आप देखोगे उसका स्टूल भी प्रॉपर साफ नहीं होगा, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल होगा। रिटेंशन, कई बार गैसेस का रिटेंशन होता है, स्टूल हो रहा है लेकिन गैसेस बन रही है, गैसेस फॉर्मेशन हो रहा है, रिटेंशन। ये रिटेंशन आपको सब जगह दिखेगा। इवन द थॉट्स ऑल्सो टर्न टूवर्ड्स रिटेंशन। क्या चीजें आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं? यस, मैं इस चीज को बार बार सोच रहा हूं आजकल। दैट माइट बी कॉज ऑफ योर रीनल स्टोन। कि उसका एग्जाम आने वाला है, उसको एग्जाम को पास करना है, उसके घर में कोई आज तक इस इतने से कम नंबर पास लेके हुआ ही नहीं। अब उस पर प्रेशर है, अब उसके अंदर रिटेंशन। अब उसे करना क्या है? रिटेंशन, पढ़ाई का रिटेंशन करना है ना। उसने अपने आप को फोर्स्ड किया टुवर्ड रिटेंशन। दिस इज मेंटल स्टेज, मेरी बात को समझना। और वहीं से उसके अंदर चेंजेस आए टुवर्ड्स फिजिकल, मेंटल टू फिजिकल। पहले इमोशनल, देन मेंटल, देन फिजिकल। ये चेंजेस, ये एक्सेस चल रहा है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। ये एक्सेस के थ्रू उसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन हुआ। क्या रेमेडीज हो सकती हैं? क्या रेमेडीज हो सकती हैं? बताइए। इससे कम नंबर लेके कोई पास नहीं हुआ, ये सोच करके वो पढ़ रहा है और उसको रिटेंशन इन द माइंड करना है, थॉट्स का, स्टडी का। और ये बार बार थॉट इसके अंदर हंट कर रहा है। इट चेंजेस टू द फिजिकल प्लेन ऑन रीनल साइड एंड फॉर्म रीनल कैलकुलस। मेडिसिन शुड बी, एक मेडिसिन की जरूरत नहीं है, 2-3 बता दीजिए। सलेशिया, बिल्कुल हो सकता है। सलीशिया, कैलकेरिया, नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें ऐसे ही आती हैं। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपका कैसे मेंटल से फिजिकल प्लेन पे पहुंचा, लेकिन स्टेट एक ही है, स्टेसिस। समझ रहे हैं? ये है नॉलेज ऑफ डिजीज। चंद सिम्टमों का खेल नहीं है, वो पीछे क्या स्टेज चल रही है, क्या परत चल रही है, दैट इज नॉलेज ऑफ डिजीज। इस इन डेप्थ नॉलेज के साथ आपको इसको पढ़ना है। देखो बेटा, अगर ये एफिज्म नंबर 3 आपको याद हो गया ना, और इसको आपने अपने मन से अप्लाई करना शुरू कर दिया, और उसके बाद सेकंड लाइन इसके नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो मैं पढ़ाता हूं बोगर सर की तरफ से, उसको आपने मैच करना शुरू कर दिया, आपको कोई रोक नहीं सकता। नो मैटर व्हाट डिजीज इज इन फ्रंट ऑफ यू, रिजल्ट मस्ट कम। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, लेकिन आपको इस नॉलेज पर उतरना पड़ेगा। अब देखो, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं तो नहीं जानता किसने कितना इस चीज को इनडेप्थ पढ़ा हुआ है। हो सकता है बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, बहुत अच्छा इनडेप्थ नॉलेज वाले भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें, पंजा जो बना ना, पंजा, ये 5 चीजों को अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया
तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, और करना तो यही है। एफरिज्म नंबर 1, ईमानदारी से अपना काम करो, बस सफलता झक मरा के आएगी। आपको नहीं सोचना पैसा कहां से आएगा, पेशेंट कहां से आएगा। भाई पेशेंट के लिए तो पेशेंट बैठा है। अब आपको कोई 1 रुपए का एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपए का। जो पेशेंट को आप देख रहे हो ना, वो 10 जगह गाएगा, माउथ पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिक्चर रिलीज होती है तो कितना पैसा खर्च करते हैं, है ना। अब क्यों फिर कपिल शर्मा शो में गए, क्योंकि कपिल शर्मा को दुनिया देख रही है ना। उसके अंदर आप प्रमोशन कर दोगे तो आपको भी आप भी नजर आ जाओगे। ऐसे ही उससे भी सस्ता एडवर्टाइजमेंट होता है। आप पिक्चर देख के आए, आप 4 जनों से पूछोगे बाहर आते ही, अरे वो हेरा फेरी देखी नई वाली? आपने कहा नहीं नहीं, क्या हुआ? अरे बहुत जबरदस्त है, देख डाल। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया ना। भाई प्रियदर्शन को तो पता भी नहीं मेरा कोई कहीं किसी शहर के अंदर किसी गली के अंदर मेरा प्रमोशन कर रहा है। अक्षय कुमार को पता भी नहीं है, लेकिन दाम तो उसी के जेब में जाने जब आप जाकर के टिकट लोगे, दूसरा बंदा लेगा। लेकिन ये सब कहां से आया? उन्होंने अपना काम किया ईमानदारी से, सफलता अपने आप आती है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी बहुत सी ऑफ बीट मूवीज हैं जिनका कोई बजट नहीं होता, जिनके अंदर कोई भी धूम धड़ाका नहीं होता, कोई सॉन्ग नहीं होता, कई बार तो हीरोइन भी नहीं होती, और 1 रुपए का कहीं भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता, और कमा लेती है करोड़ों। तो ये दर्शाता है आपका एफरिज्म नंबर 1। और आपको जब आप पेशेंट को ठीक कर देते हो तो वो देता है पेशेंट को भरोसा। ये दर्शाता है एफरिज्म नंबर 2। आपने मोस्ट रिलायबल और मोस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको ठीक कर दिया, रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन कर दी, तो एफरिज्म नंबर 2। लेकिन कहां से की? जब आपको नॉलेज ऑफ डिजीज था, नॉलेज ऑफ मेडिसिन था, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल टू क्योर था, और नॉलेज ऑफ हाउ टू अडेप्ट ये था कि कैसे अडेप्ट कर लू इस सिचुएशन में। नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी था। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, प्रिसीशन इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट विद द साइंटिफिक होम्योपैथिक अप्रोच नीडेड। अगेन वही बात कि एक तो डायग्नोसिस के अंदर बहुत अच्छा प्रिसीशन होना चाहिए, और ट्रीटमेंट साइंटिफिक होम्योपैथिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। अब साइंटिफिक होम्योपैथिक अप्रोच क्या है? आप जो दे रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि इस जो मैं बताता हूं आपको कि इस लेयर पे इसका एक्शन है, काम करेगी। अभी एक सीनियर है, 2-3 दिन पहले की बात बताता हूं। फोन पे केस डिस्कस कर रहे थे मुझसे, तो उन्होंने कहा जो फाइब्रोमास हो जाते हैं, लाइपोमास हो जाते हैं, तो बोले कि इसमें कैसे हम डिसाइड करेंगे। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ले ली, सब मेंटल ले लिया, सब ले लिया, लेकिन अब कैसे हम इसके अंदर उठाएंगे। तो छोटी सी चीज बता रहा हूं आपको। अब आप एक बात बताओ, कहीं पर भी लाइपोमा बना, फाइब्रोमा बना, क्या हुआ होगा? टिश्यूज के अंदर क्या चेंजेस आए होंगे? खुद सोच के बताओ बताओ। सर फैट का एक्यूमुलेशन हुआ है। हो सकता है, बिल्कुल हुआ होगा। और क्या हुआ होगा टिश्यू के अंदर? पैसिस सॉरी, पैसिस सर। ओके।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए, एक्यूमुलेशन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ सेल्स हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सर इसका अब मतलब हमको हाँ साइकोसिस बेटा, साइकोसिस की प्रोसेस चल रही है। किसकी? साइकोसिस की। बिल्कुल चल रही है, 100%। ये तो सोचना ही है कि ये तो साइकोसिस चल ही रहा है, लेकिन अब हमें मेडिसिन ऐसी चाहिए जो ये एक्यूमुलेशन हुआ हो, या कहीं फाइब्रोसिस हुई हो, या कहीं एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन हुआ हो, एक्सेस सेल बढ़े हों, इन सबको हटाने का काम करती हो। ऐसी मेडिसिन चाहिए नहीं चाहिए? सर तो ये साइंटिफिक अप्रोच है। अब आप उसके बाद मेंटल लगा लो, इमोशनल लगा लो। खाली मेंटल इमोशनल लगा करके आप दोगे तो हो सकता है भटक जाओगे, लेकिन उसका रिएक्शन, उसका एक्शन ऑफ द रेमेडी इसके साथ चलोगे तो वो भटकने नहीं देगा। अब गिनती की मेडिसिन रह जाती हैं। भाई कौन करेगा डिपोजिशंस? जितनी साइकोटिक रेमेडीज हैं, किंग ऑफ साइकोसिस थूजा, कैलकेरिया कैलकेरिया, ब्राइटा, साइलिशिया, मेडोराइनम। मेडोराइनम। अब साथ में आपको देखना, देखो ये देखते जाओ आपको करना क्या है, उससे करवाना क्या है, ये भी देखना है आपको। मेडिसिन को तो आप, मेडिसिन तो जिन्न समझो। आपने दीपक रगड़ा और जिन प्रकट हुआ। अब जिन से करवाना क्या है आपको? जिन से आपको उसकी फाइब्रोसिस तोड़वानी है, कोई टिश्यू खत्म करवाना है, तो ये एक्शन भी होना चाहिए, ब्लंट नहीं होना चाहिए वो। तो अगर बेराइटा कार्ब दोगे तो कार्बोनिकम में ये काम नहीं है। कैलकेरिया कार्ब दोगे तो कार्बोनिकम में ये काम नहीं है, उसके साथ हेलोजेंस चाहिए, जैसे म्यूरेटिकम्स, ठीक है, क्लोरीन, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया आयोड, कैलकेरिया म्यूर, बेराइटा आयोड, बेराइटा म्यूर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। दिस इज द साइंटिफिक होम्योपैथिक अप्रोच। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। इस इन डेप्थ नॉलेज के साथ चलिए, तब आप इनलाइन कर पाओगे। गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ साइंस एंड आर्ट इन हीलिंग। आप होम्योपैथी में आर्ट इन हीलिंग पे ही जोर देते रहोगे तो फिर साइंस छोड़ दोगे, और साइंस पे जोड़ दोगे तो आर्ट एंड हीलिंग छोड़ दोगे। दोनों चीज मिला के लेनी है। emphasize complete understanding of the patient condition and save his recovery from disturbance with the proper diet and regime. This is the modern relevance. अब आप दवा तो दे देते हो, लेकिन उसको प्रॉपर डाइट नहीं बताते। ये बहुत कॉमन समस्या है और कॉमन प्रैक्टिस है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अक्सर करके मैंने पेशेंट्स को ये कहते हुए डॉक्टर से सुना है, नहीं 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 नहीं, कोई खास परहेज की जरूरत नहीं है, चलने दो जो चल रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। उसको रेजिम बताना है, डेली लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं, कब सोना है कब जगना है। उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही नहीं कराओगे तो ऑब्स्टेकल टू क्योर है यार। उसका रेजिम सही कराना है, उसकी डाइट सही करानी है, वरना वही रिकवरी डिस्टर्ब होती रहेगी। समझ गए? तो इन लास्ट summary essence of the aphorism number 3, the physician must know the patient, the remedy, and how to
match them with our proving and how to adapt in matching with proper dose and attention from maintaining costs. ये सारी चीजें एक लाइन में कर दी मैंने. नॉलेज प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस एप्लीकेशन, दैट इज ट्रू हीलिंग. और कोर क्या है? सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंपल, लॉ ऑफ सिंगल, लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग, वाइटल फोर्स, ड्रग डायनामाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, मतलब म्याज्म. ये चीजें देखनी है आपको. इसी के हिसाब से आपको अडैप्ट करना है. अडैप्ट. अब एक व्यक्ति को सिंगल डोज दे दी, सिंगल ड्रग दे दी, 1 घंटे बाद दूसरी देनी पड़ी. क्या ये क्लासिकल होम्योपैथी है? बताओ सर. हैं? यस और नो? नो सर. यही मैं पूछना चाह रहा था. ये क्लासिकल होम्योपैथी में भी आता है भैया. हर 1 घंटे पे दवा चेंज हो सकती है, हर 1 सेकंड पे, हर 1 मिनट पे रिपीटिशन हो सकता है. यही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का खेल है. जब आगे पढ़ोगे ना तब समझोगे. एक चीज पढ़ ली, ऑइंटमेंट मत लगा देना. अरे ऑइंटमेंट कहां नहीं लगा देना, ये इंपॉर्टेंट है. ऑइंटमेंट ना लगा देना अगर होता ना शब्द, तो आपको बीएचएमएस में ऑइंटमेंट लिनीमेंट पढ़ाना नहीं सिखाया जाता. पोसोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, फार्मेसी में पढ़ा था आपने फर्स्ट ईयर में? जी सर. एफोरिज्म तो जो डोजेस का दिया हुआ है सर, उसमें दिया हुआ है कि आप मेडिसिन जो आपने दी है 282 में, मेडिसिन जो आपने दी है वो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं. हाँ, यही मैं कह रहा हूं ना. ये सारी मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो सारे एफरिज्म में दिया है एक एक चीज, कहां पे क्या करना है. तो इसलिए ऐसे मत सोचो. ये जो आपने सुना है ना, सुने पे मत जाओ, पढ़ो, समझो, तब समझ में आएगा. 1-1 घंटे पे दवा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब, किन कंडीशंस में, वो देखना है. ठीक है ना? तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और कुछ इससे अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनी होगी. कुछ बना है ऐसा? यस सर. कुछ नया सीखने को मिला आज? जी सर. यस सर. यस सर. चलो, वेरी गुड. इन्हीं बातों के साथ आज थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, क्योंकि हमारा इन डेप्थ था, लंबा था आज का सेशन, इसलिए. चलो, आप लोगों से अब मैं विदा लूंगा, और जाने के बाद आपको ग्रुप में डालना है कि क्या सीखा नया, आपने क्या सीखा नया. ठीक है? और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन तक ये क्लास नहीं, जिन्होंने देखी, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो उनको प्रमोट कर देना आगे वीडियो. ये मुहिम है, मूवमेंट ऑफ राइट होम्योपैथी. हर बच्चे तक, हर बच्चे का अधिकार है ऑर्गन के ऊपर, और सही ऑर्गन उनको पता होनी चाहिए. एक प्रैक्टिकल अप्रोच. जो भागते हैं, जो डरते हैं ना ऑर्गन से, वो डर निकाल दूंगा, वो बोरियत निकाल दूंगा. आज बोर फील हुआ? 1 घंटा आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या बोर फील हुआ? आप लोगों से पूछ रहा हूं, जितने लोग हो. नहीं सर, नहीं बोर. मजा आया कि नहीं आया? इससे सर पढ़ने की इच्छा और जागृत हो गई है. हाँ. वो एक रील में डॉक्टर साहब बोलते हैं, मजा ही तो आ जाएगा. तो मजा ही तो आ जाएगा, आप देखो. चलो, गुड नाइट, बाय बाय. कल मिलेंगे, फिर कुछ और मजेदार चीज देखेंगे. ठीक है? अब जो मैंने वर्ड्स दिए हैं ना, जो आपने नोट किए हैं, एक बार
उस पर मंथन करना और ऐसे इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करो। हम इसी क्रम में हैं, सीखते चले जाएंगे। ऑर्गन खत्म होने के बाद फिर मैं एक एक डिजीज उठा लूंगा, ठीक है? या फिर उससे बढ़िया है कि एक एक रिपर्टरी को हम पहले डिजीज करेंगे, फिर रिपर्टरी के सिम्टम करेंगे। पढ़ते चले जाओ बस, ठीक है? चलो, ठीक, ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बॉस। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, boss. Thank you. Thank you, boss.